नमस्कार, ये है 5 की बात और मैं हूं नगमा। शुरुआत करते हैं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री की खबर से। पूर्व उप मुख्यमंत्री और दिल्ली के शिक्षा मंत्री आप के नेता मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। 20 मार्च तक वो न्यायिक हिरासत में रहेंगे। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी पेशी हुई है और सीबीआई ने यहां उनकी रिमांड नहीं मांगी, तो सीबीआई की रिमांड उनकी खत्म हो चुकी है, इसलिए अब इसके आगे उन्हें न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। ये जरूर कहा है सीबीआई ने कि आगे उन्हें सिसोदिया से पूछताछ की जरूरत पड़ सकती है, तब वो रिमांड मांग सकती है। सिसोदिया को आबकारी के ठेके में घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आज उनकी रिमांड खत्म हो रही थी। अब अदालत ने इसमें 20 मार्च को उन्हें कोर्ट में पेश करने को कहा है। इसके पहले 10 मार्च को सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई भी होनी है। इसके ऊपर आज कई आम आदमी पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रियाएं आई हैं। आपको सुनाते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। सबसे पहले सोमनाथ भारती, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं और वकील भी हैं। सीबीआई ने साफ साफ इस बात को मान लिया है कि भाई इनके पास कुछ है नहीं। अब चूंकि प्रोसेस का हिस्सा है, हमारे बेल एप्लीकेशन लगा हुआ है 10 मार्च को, उसकी हेयरिंग है। तो आज मनीष सिसोदिया जी को जेसी में जुडिशियल रिमांड में यानी जेल 20 तारीख तक जज साहब ने कहा है। वैसे 10 तारीख को हम बेल को आर्गूमेंट करेंगे। आज मनीष जी ने जो मांगे कोर्ट में रखी वो सारी मान ली गई। तो आज ये सुनवाई थी सिर्फ कि क्या मनीष सिसोदिया को सीबीआई की कस्टडी मिलेगी या उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाएगा। तो सीबीआई ने उनकी रिमांड नहीं मांगी और इसलिए उन्हें अब जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है और उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में ही यानी कि न्यायिक हिरासत में वो तिहाड़ में रहेंगे। 20 तारीख को एक बार फिर से उनकी पेशी होगी, सुनवाई होगी और इस पर मनीष सिसोदिया ने ये भी गुजारिश की है कि उनको फिजिकली उनकी पेशी की जाए, यानी कि वो उन्हें कोर्ट में बुलाया जाए। तो अभी इस वक्त वो न्यायिक हिरासत में हैं और 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में वो भेजे गए हैं मनीष सिसोदिया। ये सीबीआई ने ये भी कहा है कि वो इस पे दोबारा रिमांड मांग सकती है अगर मनीष सिसोदिया से कोई पूछताछ की जरूरत पड़ी। तो अब तिहाड़ भेज दिए गए हैं मनीष सिसोदिया और उसके पहले सत्येंद्र जैन पहले ही तिहाड़ जेल में है। आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल लगातार बढ़ी हुई है और मुकेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, आज का जो घटनाक्रम रहा, इसमें सिर्फ सुनवाई इस बात पे थी कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई की कस्टडी मिलती है या फिर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। तो न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, तो इसका मतलब ये कि वो अब तिहाड़ जाएंगे और इसकी जो डिटेल्स आपके पास हैं और अब उन्हें जेल ले जाया गया है। 20 तारीख को उनकी पेशी होगी। मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा है कि उन्हें फिजिकली पेश किया जाए। तो आप जानकारी इसके बारे में और हमें देंगे। देखिए, ताज़ा अपडेट ये है कि मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल पहुंच गए हैं और तिहाड़ की जेल नंबर 1 में उनको रखा गया है। और जैसा कि उन्होंने कहा था कि उनको विपासना सेल में रखा जाए, उनको पेन डायरी दिया जाए, गीता दी जाए, तो ये सारी चीज़ें तिहाड़ जेल मुहैया कराएगा। उधर आज करीब 2 बजे सीबीआई मनीष सिसोदिया को लेकर जो राउज एवेन्यू कोर्ट है वहाँ पर पहुँची और वहाँ पर सीबीआई ने कहा कि अब उनको मनीष सिसोदिया की सीबीआई की रिमांड नहीं चाहिए क्योंकि उनसे पूछताछ पूरी हो चुकी है। इसके बाद कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया है, लेकिन इसके पहले 10 मार्च को उनकी बेल पर सुनवाई होनी है। और हालांकि बेल पर सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया की पेशी नहीं होगी, केवल उनके वकील आएंगे और सीबीआई के वकील होंगे जो कि आपस में आर्गुमेंट करेंगे, बहस करेंगे, जिरह करेंगे और उसके बाद देखता होगा कि कोर्ट क्या फैसला करता है। लेकिन ये बात भी गौर करने वाली बात है कि इस मामले की जांच ईडी भी कर रही है और ईडी ने पहले से इस घोटाले को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया हुआ है। तो हो सकता है कि ईडी 10 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच जाए और वो भी मनीष सिसोदिया की रिमांड लेने की कोशिश करे। तो ये 10 मार्च का दिन काफ़ी अहम होगा। उस दिन क्या कुछ होगा ये देखना होगा। लेकिन सीबीआई ने आज कोर्ट में ये ज़रूर कहा कि अगर उन्हें कभी बीच में ज़रूरत पड़ी तो वो मनीष सिसोदिया की रिमांड
ले सकते हैं, इसलिए मनीष सिसोदिया को फिलहाल जेल में रखा जाए। तो ये सारी बातें आज कोर्ट में हुई हैं। अब आगे 10 तारीख को क्या कुछ होगा क्या कुछ होगा वो हमें देखना होगा। 10 मार्च को मनीष सिसोदिया की बेल पर भी सुनवाई है और साथ में ईडी भी हो सकता है कि आ जाए और ईडी रिमांड की मांग करे। जी, ईडी रिमांड की मांग कर सकती है। धन्यवाद आपका मुकेश। ताज़ा जानकारी मुकेश सिंह सेंगर हमें दे रहे हैं कि ये तिहाड़ पहुंच चुके हैं और जेल नंबर 1 में उन्हें रखा गया है और उन्होंने विपासना सेल में रखे जाने की अपील की है, गुजारिश की है। उन्हें वहां पे उन्होंने मांगा है कि गीता उन्हें दी जाए, पेन और डायरी की मांग की है। ये सब जो है वो जेल मुहैया कराएगा। और अब दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। लगातार ये चर्चा हो रही है कि कैसे विपक्ष को निशाने पर रखे हुई है केंद्र सरकार और लगातार ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है विपक्ष को निशाने पर रखने के लिए। इसी कड़ी में आज बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के घर सीबीआई की टीम पहुंची है। उनसे जमीन के बदले नौकरी देने के बारे में पूछताछ की गई। सुबह 10 बजे सीबीआई की टीम पहुंची। ये पूछताछ कई घंटे चली। इस मामले में सीबीआई ने कल लालू यादव को समन भी दिया है। कल उन्हें दिल्ली बुलाया गया है। कल लालू यादव और मीसा भारती के घर भी सीबीआई जा सकती है। सीबीआई की टीम यहां पर पूछताछ कर सकती है और ये पूछताछ एक ऐसे समय में हुई है जब 8 विपक्षी दलों के नेताओं ने एक खुली चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री को एजेंसियों के दुरुपयोग का सवाल उठाया। ये चिट्ठी लिखी गई और कल ही इस पर 8 विपक्षी दलों ने अपने हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें कि आरजेडी भी शामिल है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस पर दस्तखत भी किए थे और तेजस्वी यादव ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस प्रवृत्ति पर सवाल उठाए हैं और इस समय राबड़ी देवी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल तमाम दल साथ मिलकर मनीष सिसोदिया को जिस तरह से शराब घोटाले मामले में जेल भेजा गया, उनकी जो गिरफ्तारी हुई है उस पर ये तमाम नेता साथ आए थे और कह रहे थे कि ईडी और सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है विपक्ष पर निशाना साधने के लिए। देखिए, हम तो सुबह सुबह निकल गए थे। उसके बाद जो है सीबीआई की टीम जो है न्यूज़ के माध्यम से हमको प्राप्त हुआ कि आई हुई है और कहा जा रहा है कि जो लैंड फॉर जॉब जो कथित जो घोटाला जो कहा जा रहा है कि ज़मीन के बदले जो है नौकरियां दी गई, इसको लेकर के आज बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी से पूछताछ जो है वो कर रही है। तो देखिए, हम लोग तो निश्चिंत हैं और हर महीने हर 2 महीने पे सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, ये आते रहते हैं और ये 24 तक जो है सिलसिला जो है ये चलता रहेगा। तो हम लोगों को कोई फर्क जो है इससे नहीं पड़ता। जब कोई गलत हुआ ही नहीं तो उसकी चिंता हम लोगों को नहीं है। दूसरी बात, हमने कई बार पहले भी बात कही थी कि भाई हर महीने आप लोग तकलीफ क्यों करते हैं आने का, घर में ही दफ्तर खोल लीजिए, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, कठिनाई नहीं होगी। आपको आना पड़ता है, सरकारी पैसा खर्च करके आना पड़ता है और वो सरकारी पैसा जो है जनता का पैसा होता है। कई बार जांच हुई हम लोग तो, हालांकि सुप्रीम कोर्ट से जब डीए केस जीत चुके हैं तो उसके बाद कोई मतलब रह नहीं जाता, लेकिन ये पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि बार बार, और इस केस के बारे में हम अगर थोड़ी बात अगर आप लोगों को बता दें तो पहले भी इस केस में, एक मिनट, इस केस में कई बार जो है सीबीआई जांच करके जो है बंद भी कर चुका है, चाहे IRCTC का हो या लैंड फॉर जॉब का हो। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों केसेस में रेलवे में आज तक, रेलवे मंत्रालय ने आज तक घोटाला माना ही नहीं। मतलब सीबीआई को ही स्वप्न आते हैं कि घोटाला जो है हुआ। ये कि आप भाजपा के साथ रहिएगा तो राजा हरिश्चंद्र कहलाइएगा, तो भाजपा में अगर आप लड़िएगा, भाजपा को आईना दिखाओगे, भाजपा से सवाल करोगे, तो इस तरह का काम तो होता ही रहता, कोई नई बात तो है नहीं। हालांकि फिर भी जांच कर रहे हैं तो करते रहे। वो गलत है, इस तरह से सभी विपक्ष के लोगों के ऊपर छापे मारना, उनको प्रताड़ित करना सही नहीं है। जिस तरह से एक
ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि विपक्ष के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में काम नहीं करने दिया जाएगा। तो या तो उन राज्यों के अंदर ईडी सीबीआई छोड़ के उन विपक्षी दलों के राज्यों के अंदर उनको तंग किया जाता है, या गवर्नर के ज़रिए उन लोगों को तंग किया जाता है। तो इस तरह से ये ठीक नहीं है, क्योंकि जनतंत्र तो तभी चलेगा, देश तो तभी आगे बढ़ेगा जब सारे मिलके काम करेंगे। तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जिसको भी वोट मिला उसकी सरकार बनी, उसकी सरकार को काम करने दिया जाना चाहिए। और कांग्रेस का जो रुख है इन मामलों को लेकर वो बहुत दिलचस्प है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर या उनके खिलाफ जो कार्रवाई है उसे लेकर अलग अलग बयान देने वाली कांग्रेस ने लालू यादव के घर छापों की आलोचना की है। एनडीटीवी से बात करते हुए कपिल सिब्बल ने कहा है कि 2014 के बाद किसी भी बीजेपी नेता के यहाँ पे छापे क्यों नहीं पड़े। आपको मालूम है लालू जी की हालत, स्वास्थ्य की हालत, किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, तो बेचारे भाषण नहीं दे सकते, जा नहीं सकते कहीं, आप उनके घर में रेड कर रहे हो। जब आपको मालूम है कि आपको कुछ मिलने नहीं वाला, अगर आप इसकी चार्जशीट फाइल भी करोगे, ट्रायल कब होगी? ठीक है ना? और क्यों कर रहे हो आप? साफ जाहिर है कि वहाँ एक अलायंस बना हुआ है, हाँ, और आप तेजस्वी पर प्रेशर लाना चाहते हो। मैंने इसके बारे में ट्वीट भी किया है, ये तो बड़ी बेइंसाफी की बात है। लेकिन सरकार पलट के ये कह सकती है ना कि एजेंसी कह सकती है कि हम तो एक जांच कर रहे हैं, तो करिए ना, तो प्रोसेस है, आप सब पे जांच करिए ना, अपने लोगों को भी जांच करिए। ये क्यों? उस एजेंसी से पूछिए कि तुम्हें ऐसा कोई नहीं मिला जो बीजेपी का मंत्री है पिछले 2014 के, जिसके ऊपर आपने जांच चलाई है। तो अब तमिलनाडु और बिहार की खबर। तमिलनाडु में ताजा घटनाक्रम में बिहार के प्रवासी मजदूरों के साथ मारपीट की फर्जी खबरें चलाने के आरोप में एक अखबार के संपादक समेत 2 लोगों पर तमिलनाडु पुलिस ने केस दर्ज किया है। तमिलनाडु पुलिस ने यह भी कहा है कि उत्तर भारत के राज्यों के प्रवासी मजदूर बिना भय के यहां रह रहे हैं। जो लोग शांति भंग करने या तनाव पैदा करने के इरादे से भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, उनकी पहचान करके उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें मामला क्या था। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हमले की खबर के बाद बिहार एसोसिएशन ने प्रवासी मजदूरों से मुलाकात कर उनके हालात का पता किया, और इससे पहले बिहार में सड़क से लेकर विधानसभा सदन तक सियासी हंगामा इस पर मचा। सोशल मीडिया पे लगातार वीडियो और कई तरह के वीडियो वायरल होने के चलते कई मजदूर तमिलनाडु छोड़कर वापस अपने घर भी लौटने की कोशिश कर रहे थे। इस पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी बिहार के सीएम नीतीश कुमार से बात की। इस बीच बिहार से एक विशेष टीम तमिलनाडु में कैंप कर रही है, जो कल तिरुपुर में स्थानीय अधिकारियों, प्रवासी मजदूरों के प्रतिनिधियों, एनजीओ के सदस्यों और प्रवासियों के ठेकेदारों से बातचीत कर रही है। अधिकारियों ने कहा कि वो जल्दी अपनी रिपोर्ट बिहार सरकार को सौंपेंगे, और तमिलनाडु पुलिस की एक टीम दिल्ली पहुंचकर अफवाह फैलाने वालों की तलाश भी कर रही है। हम इस मौके पर आप सभी से अनुरोध करना चाहेंगे, कुछ जो फेक वीडियोस के चलते रूमर्स फैला हुआ उसको आप जरूर आप गलत समझिए, उसको सही नहीं समझना है। उसके चलते, रूमर्स के चलते जो अफवाह उड़ा हुआ है, आप लोगों के बीच में थोड़ा आशंका है, वो दूर होना चाहिए। हम बिहार सरकार की ओर से ये मैसेज देना चाहेंगे, बिहार सरकार एवं साथ साथ तमिलनाडु सरकार, आप सभी के लिए जो भी उचित कार्रवाई करना है वो किया जा रहा है। हम यही अनुरोध करना चाहेंगे, सभी सुरक्षित है, उसके लिए जितना भी कार्रवाई जरूरी होगा वो सभी के द्वारा, दोनों गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। तो पहले अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि तमिलनाडु में हुआ क्या। मारपीट की अफवाह तमिलनाडु में फैली थी, तो देखिए कि इसमें कैसे मामला शुरू हुआ है। फरवरी के दूसरे हफ्ते में चाय दुकान पर तमिल प्रवासी मजदूरों में झड़प हुई। उसी दिन पुलिस ने मामला दर्ज करके कार्रवाई किया। तकरीबन 2 हफ्ते बाद अचानक सोशल मीडिया पर कई फर्जी वीडियो वायरल हो गए, जिसमें उत्तर भारत के मजदूरों पर हमले का दावा किया गया। तमिलनाडु के डीजीपी ने सभी वीडियो को फर्जी बताया है, फेक बताया है। तमिलनाडु सरकार ने सख्त कार्रवाई शुरू की है। अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई के लिए एसआईटी का गठन हुआ है, और अब तक 4 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। तमिलनाडु के सीएम ने बिहार के सीएम से भी बात की है।
स्टालिन ने नीतीश कुमार को सभी बिहारी मजदूरों की सुरक्षा का भरोसा दिया है और बिहार सरकार ने जांच के लिए तमिलनाडु टीम भेजी है। तमिलनाडु में बिहार के अधिकारियों की टीम है। तिरुपुर में प्रवासी मजदूरों से ये अधिकारी मिले हैं। मजदूरों को भरोसा दिया है कि वो सुरक्षित हैं। अधिकारियों ने बताया कि ये फर्जी वीडियो फैलाया गया है। 2 कपड़े की फैक्ट्री में भी अधिकारी गए हैं। तिरुपुर में प्रशासन के लोगों से मुलाकात हुई है। शनिवार को चेन्नई में भी अधिकारियों से मिले थे। और सीएम जो है तमिलनाडु के, उन्होंने कहा है कि बिहार के मजदूर राज्य के विकास में मदद करते हैं, वो हमारे अपने हैं। अफवाह फैलाने वाले देश की अखंडता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी, डॉक्टर ए शक्तिवेल हमारे साथ हैं, जो अध्यक्ष हैं तिरुपुर निर्यातक संघ के। स्थिति वहां पर क्या है डॉक्टर ए शक्तिवेल? अभी तमाम अधिकारी पहुंचे हुए हैं, हालात का जायजा लिया जा रहा है, मजदूरों से बातचीत हुई है। क्या ये प्रवासी मजदूर अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं या अभी भी वो वहां से जाने की कोशिश में हैं? नमस्कार। इधर ऐसा लास्ट वीक थोड़ा प्रॉब्लम था, बट उसमें सब मिसक्रेंट ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के फेक मैसेज भेजा था। उस टाइम थोड़ा ट्रबल होने के बाद हम लोग को एसोसिएशन और फीओ के साथ हम क्या किया, एक अपील किया था हिंदी में सब वर्कर्स को तिरुपुर में। वो सब फैक्ट्री में वो हमारा अपील ब्रॉडकास्ट किया। उसके बाद अब एक नंबर भी दिया, ये नंबर पे आप कुछ भी हो सकता है। उसके बाद वो वर्कर्स ने भी काम हो गया और कल हमारा फैक्ट्री में बिहार से ऑफिशियल 3-4 ऑफिशियल आया था। फिर तमिलनाडु और कलेक्टर भी साथ था। फिर हमारा डीजीपी, एडीजीपी एंड अदर ऑफिसर्स आल्सो देयर। सो दे वर टॉकिंग टू द बिहार वर्कर्स। अलग अलग बात किया, पूछा जाता क्या आपका कुछ प्रॉब्लम है, आपका कुछ डर है इधर डरने के लिए। सब लोग को बोला साथ नहीं, हम लोग को तो इधर 7-8 साल काम कर रहा है। अब 8-7 साल काम कर रहा है और इनके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी इस मामले को हल कर लिया गया और ये भी दिखा इसमें कि कैसे दोनों सरकारों ने साथ आकर, यानी कि वहां पर मुख्यमंत्री, वहां पे नीतीश कुमार और इधर स्टालिन, दोनों ने मिलकर इस बात को हल किया है। लेकिन जिस तरह से ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे थे वीडियोस, इससे काफी तनाव भड़का था। अंजुमारा, ये एक सूझबूझ दिखाई दी है दोनों तरफ से, पर बिहार में इसको लेकर काफी रोष था। इसके ऊपर मामला बिगड़ भी सकता था क्योंकि कई गलतफहमियां खड़ी हो रही थी और वहां से डर के मारे बिहार के मजदूर दूर दूर जाते हैं काम करने को। लौटने का सिलसिला भी शुरू हो गया था। क्या माना जाए कि दोनों तरफ से बातचीत हो गई और ये मामला सेटल हो गया है, या क्या माहौल है इसको लेकर? जी बिल्कुल नगमा जी, जिस तरह से 3-4 दिन से आप देख रहे थे बिहार में किस तरह से हंगामा विपक्ष इस विषय को लेकर के कर रहा था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमेशा इस तरह के विषय, गंभीर विषय जब भी आते हैं तो उसमें बहुत ही संवेदनशीलता के साथ और गंभीरता के साथ इन विषयों को वो लेते हैं। और यही कारण है कि बिल्कुल ऑन टाइम उन्होंने तमिलनाडु की सरकार से बात किया, सारी बातों को समझने का उन्होंने प्रयास किया और एक टीम गठन करके जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के हमारे बहुत ही वरिष्ठ पदाधिकारी उसमें हैं, उन लोग जाकर के बिहार के लोगों से बातचीत किया उन्होंने, लेकिन रिपोर्ट अभी तक नहीं आए। लेकिन जो दोनों प्रधानमंत्री और दोनों स्टेट के पदाधिकारियों ने जो वीडियो जारी किया है, वीडियो जारी करके उन्होंने कहा है कि टोटल वीडियो फेक था, फैब्रिकेटेड था और तनाव पैदा करने के उद्देश्य से किया गया था। और एफआईआर बिहार में भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। अमन नाम का एक लड़का है जमुई का, और तमिलनाडु सरकार ने भी 4 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया, जिसमें एक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता भी है जिनका नाम प्रसाद पटेल उरांव है, और एक कोई तनवीर करके जो यूट्यूबर है, उन लोगों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है कि दोनों सरकार, प्रदेश की सरकारों ने आपसी तालमेल के साथ समय बहुत यहाँ पे बिल्कुल अच्छी बात है कि दोनों सरकारों ने तालमेल दिखाया। मामले जो दर्ज हुए हैं उसमें कई लोग हैं, लेकिन एक नाम आता है जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तो हमारे साथ बीजेपी नेता वाईएस मधुवंती हैं। ये दिखाता है कि कैसे अगर हम बिना जाने किसी भी तरह के वीडियो को ट्वीट कर देते हैं, खास करके अगर आप एक किसी ऐसे ओहदे पे हैं या आप एक जिम्मेदार शख्स हैं, तो ये करना नहीं चाहिए। वाईएस मधुवंती, अब केस दर्ज हुआ है क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं, पर जो सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो था उसको आगे बढ़ाया, तो ये आगे बढ़ाना भी कितना नुकसान खड़ा कर सकता है, खास करके किसी ऐसे व्यक्ति जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी हो, वो साफ दिखता है इस मामले में। नमस्कार नगमा जी। नमस्कार। मैं आपके साथ आई एम विद यू। किसी भी प्रकार किसी को ये
फेक वीडियोस को प्रमोट करने में आई डोंट स्टैंड बाय दैट। लेकिन डीएमके के ये मंत्री लोग, एमएलए लोग पिछले 1 साल में पब्लिक मीटिंग्स में नॉर्थ इंडियंस के बारे में, हिंदी बोलने वाले के बारे में, पानीपुरी वाले, इतना घटिया बात बोल चुके हैं। ये वीडियोस भी वायरल हो चुके हैं, ये वीडियोस भी यूट्यूब में सभी लोग देख चुके हैं। तो क्या इन सब लोगों में भी के एफआईआर भी डालेंगे जो मंत्री के साथ और एमएलए के साथ? ये पोनमुडी जी बोले हैं, दयानिधि मारन जी बोले हैं, के नेहरू जी बोले हैं, उनका स्पोक्स पर्सन इलंगोवन जी बोले हैं, तो इनके खिलाफ भी एफआईआर डालनी चाहिए। बिल्कुल, जैसे कि अब तमिलनाडु के सीएम ने कहा है कि अफवाह फैलाने वाले जो हैं देश की अखंडता को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं कि जो भी नुकसान पहुंचा रहा है, उनके पार्टी के मंत्री लोग और एमएलए लोगों ने पिछले 1 साल में पब्लिक मीटिंग्स में इतने घटिया बात बोल चुके हैं नॉर्थ इंडियंस के बारे में और हिंदी बोलने वाले के बारे में, तो उनके खिलाफ भी एफआईआर डालनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये गलत है तो वो भी गलत है ना। या बिल्कुल गलत है। और लेकिन ये भी सबक है कि किस तरह से मामला बहुत बढ़ सकता है, तूल पकड़ सकता है, अगर जिम्मेदार पोजीशंस पे बैठे लोग अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते। जो विश्वसनीय लोग हैं, कम से कम उन्हें ये नहीं करना चाहिए जब तक कि सत्यता की जांच ना हो। विराग गुप्ता हमारे साथ है, वरिष्ठ वकील। कितना नुकसान हो सकता है सोशल मीडिया पर फेक न्यूज, फेक वायरल न्यूज जो हो जाती है, उससे किस तरह से माहौल बिगड़ सकता है, और इसकी जो क्रेडिबिलिटी है, जो सत्यता है, उसकी जांच किए बगैर सबसे बड़ा खतरा विराग जी यही है कि कैसे ये खबरें बहुत तेजी से फैल जाती हैं, कानून इसके ऊपर, और कितना खतरा आप लोग देखते हैं इस माध्यम से जो अफवाह फैलती है उससे। नगमा जी, 11 साल पहले नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ अफवाह फैली थी और पूरे भारत से और स्पेशली कर्नाटक वगैरह से वो भागे थे। और उस समय दिल्ली हाई कोर्ट में जब मैंने मामला आर्गू किया था और उसके बाद सोशल मीडिया की गाइडलाइंस आई थी और ग्रीवांस ऑफिसर का सिस्टम आया था 2013 में, और मैं देख रहा हूं तब से स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। और 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला कि 66A खत्म होने के बाद सेडिशन में या दूसरे मामलों में सिविल मैटर्स को क्रिमिनल बनाने की प्रवृत्ति बढ़ गई है, एफआईआर दर्ज होती है, लेकिन जो संगठित आपराधिक तंत्र है उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाती है, क्योंकि उसमें एक पूरा कारोबार है, सोशल मीडिया का कारोबार है, बोगस जो यूजर्स उनका कारोबार है। और मस्क ने जब ट्विटर को लिया था तो बोला था कि ट्विटर में 5% से कम फेक न्यूज वाले या जो बॉट्स हैं या जो पूरे फर्जी यूजर्स हैं उनकी कमी होनी चाहिए। दूसरी जो दिक्कत है कि जो ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है, उस ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम में नए आईटी रूल्स बने हैं कि ग्रीवांस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर और कंप्लायंस ऑफिसर, ये सारी बातें होनी चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट में डिजिग्नेटेड ऑफिसर्स का भी एक मामला चल रहा है, पर ये सारे सिस्टम फेल हैं और इस सिस्टम को फेल होने की वजह से हर मामला तो पुलिस में आ नहीं सकता है और जो संगठित अपराधी हैं वो अपराधी अपना काम करते रहते हैं आईटी सेल्स के माध्यम से या बोगस यूजर्स के माध्यम से, उनकी एक आर्थिक व्यवस्था है। और जो तीसरी बात है कि जब पुलिस के पास ये मामला जाता है तो पुलिस एक राज्यों के दायरे में काम करती है और जिला की पुलिस के पास अंतर्राज्यीय गिरोह के लोग या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, क्योंकि संविधान के तहत जो साइबर का मामला है वो केंद्र सरकार के अधीन आता है। तो कुल मिलाकर के एक ऐसी स्थिति बन गई है कि जो मामले मीडिया में हाईलाइट होते हैं उन पर कार्रवाई होती है, लेकिन करोड़ों मामले रोजाना हो रहे हैं और उनकी शिकायत और एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। एनसीआरबी के डेटा में नहीं आ रहा है। जी विराग जी, आपसे यही समझना चाहूंगी कि जो रिड्रेसल का सिस्टम है कि शिकायत जो हो रही है, कहां पे शिकायत हो, क्या उसके ऊपर कार्रवाई हुई या नहीं हुई, इसका फॉलो अप, इसका रिड्रेसल, ये बहुत उलझा हुआ है अभी। इसका सिंपल सोल्यूशन है और वो सोल्यूशन आज तक नहीं हुआ जो 10 सालों से हम मांग कर रहे हैं कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने प्लेटफॉर्म में एक टोल फ्री नंबर, एक ईमेल आईडी, एक व्हाट्सएप नंबर प्रसारित करे। तो अगर तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में किसी को भी शिकायत हो तो लोग तुरंत अपना दर्ज कराएं। मतलब कि अगर ये YouTube पे हो या ये ट्विटर पे हो या टेलीग्राम, जहां आप देख रहे हैं वहां पे ये हो कि इस पे शिकायत दर्ज कराएं, तो ये मांग जो है इसको मानने में क्या मुश्किल है? इसकी दिक्कत ये है कि सेक्शन 79 IT एक्ट के तहत ये कंपनियां खुद को इंटरमीडियरी बोलती हैं और इंटरमीडियरी कंपनियां कानूनी जवाबदेही से बचना चाहती हैं, जबकि संविधान और कानून का बेसिक सिद्धांत है पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, जो करे सो भरे। तो ये कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं
और उस मुनाफे की आड़ में बड़े पैमाने पे फर्जी इनको यूजर्स फायदा होता है, लेकिन ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती है इस चीज का। तो अभी जो मामला दर्ज हुआ है या जो कार्रवाई इसमें होगी वो किस कानून के तहत होगी और क्या कार्रवाई इसमें हो सकती है? 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, यहाँ पे तमिलनाडु पुलिस ने भी मामला दर्ज किया है। विराग जी, देखिए, मैं पहले नंबर पर इस साइबर मामलों में, इस सिविल मामलों में क्रिमिनल ऑफेंसेस दर्ज करने के खिलाफ हूं कि किसी ने ट्वीट कर दिया, किसी ने फेसबुक पोस्ट कर दिया, उनके खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए कि उनको सोशल मीडिया से डिबार कर देना चाहिए। दूसरे नंबर पर एक पूरा जो तंत्र है, जिस तंत्र में एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए जाते हैं, वो लोग पूरा सर्कुलेट करते हैं, ओरिजिनेटर कौन है, कौन लोग हैं जो फायदा पहुंचाना चाह रहे हैं, उन लोगों की पड़ताल जरूरी है। सिर्फ 3-4 लोगों को जी आपने कहा क्रिमिनल इस पर नहीं होना चाहिए, लेकिन आप देखिए कि किस बड़े पैमाने पर इससे नुकसान होता है। इतने मारपीट, तनाव, 2 राज्यों की सरकारें बात कर रही हैं इसको लेकर, मामला बहुत बढ़ सकता था, विपक्ष ने निशाना साधा। और आप ये भी देखिए कि मजदूर वहां से काम छोड़कर जाने लगे, एक भय का माहौल। तो एक वीडियो जो है वो इतनी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। मैं डॉक्टर ए शक्तिवेल के पास वापस जाना चाहूंगी कि यहां पर जिस तरह की अभी कार्रवाई की गई है, जो मामले दर्ज हुए हैं यहां पर, उसके बाद से ये जो भय का माहौल था वो थमा है। अभी कुछ देर पहले बीजेपी की नेता बता रही थी कि जो कार्रवाई अभी मुख्यमंत्री कर रहे हैं और एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, जब इन्हीं पार्टी के लोग नॉर्थ इंडियंस को टारगेट करते रहे, उन्हें बुरा भला कहते रहे, तो उन लोगों के खिलाफ किसी तरह का, इस तरह के एक हेट के मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई, उस पर भी सख्ती होनी चाहिए। एग्री विद व्हाटएवर वो लॉयर बोल रहा था वो ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में कोई भी मिसप्रिंट हो तो इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए। अभी भी ये एक्शन सब पब्लिसिटी करना चाहिए। क्यों नेक्स्ट टाइम उन लोगों को दे विल नॉट हैव डेयर टू ऐसा फेक न्यूज टाइप वगैरह। ये फेक न्यूज में द लास्ट 1 वीक हमारा सब लोग का पीस चला गया, फिर स्टेट गवर्नमेंट का चला गया, गवर्नमेंट का चला गया, और हमारा थोड़ा वो नुकसान भी हुआ है एक्सपोर्ट पे। ये सब कुछ इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। ये मीडिया में कुछ ना कुछ लॉ शुड बी वेरी सिवियर इसका ऊपर, बिकॉज दे आर एर्निंग फ्रॉम अस, बट उसमें दे आर वेरी केयरलेस। सो कोई भी साइबर क्राइम में कंप्लेंट करेगा, इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना ज्यादा, जी बिल्कुल, क्योंकि इमीडिएट एक्शन जरूरी है, साइबर क्राइम ही सही, पर उसका असर कितना होता है। आप देखें कि दूर दूर तक ये वीडियो फैल रहा था, माहौल खराब हो रहा था, तो ये तो है। पर अंजुम, हमारा एक बुनियादी सवाल वही है, जैसे अभी बीजेपी की नेता जो हमारे साथ जुड़ी हुई थी, अभी नहीं है इस वक्त, YS मधुवंती, उन्होंने ये कहा था, सही कहा था कि जो नॉर्थ इंडियंस आते हैं उन पर पहले भी बहुत हमले हुए। बिहार के ज्यादातर लोग हैं, उत्तर प्रदेश के, बिहार के और ज्यादा है मजदूर वहां पे, तो उनके खिलाफ अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल करना, टारगेट हमने देखा था, महाराष्ट्र में तो हुआ ही था। तो मजदूर बिहार से हर जगह पे हैं। तो वही सवाल उठता है कि इतने दिनों की सरकार, सुशासन, तमाम चीजों के बावजूद एक बहुत बड़ी संख्या है मजदूरों की जो काम करने के लिए दूसरे राज्यों में जाती है और वहां ये सब उन्हें झेलना पड़ता है। और एक बात, अंजुम जी एक मिनट सर, अंजुम जी से पूछ रही हूँ मैं। हाँ नगमा जी, देश सबका है और इस देश का संविधान इस बात का अधिकार देता है कि कोई कहीं तो भी सही है कि कहीं भी जा सकते हैं, के लिए वो जा सकता। पलायन की अगर बात कह रही हैं तो इस बार पार्लियामेंट ने स्वीकार किया कि देश से 5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपने बेहतर लाइवलीहुड के लिए पलायन किया है। तो ये कहना कि मतलब बिहार आप कह रहे हैं कि सिर्फ राज्य से पलायन ही समस्या नहीं, देश से पलायन भी समस्या है। देश से पलायन बिल्कुल एक समस्या है, लेकिन बहरहाल स्थिति ये है कि यहाँ पर से लोग छोड़ के जाते रहे हैं। पर आप शक्तिवेल जी कुछ कह रहे थे, हमारे पास समय खत्म हो गया है, आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे। साइबर क्राइम इज नॉट वेल इक्विप्ड। वो फाइंड आउट करने के लिए 1 हफ्ता हुआ, दे आर नॉट एबल टू लोकेट हु इज द मिसक्रेंट। तो साइबर क्राइम आल्सो शुड हैव लेटेस्ट इक्विपमेंट्स टू फाइंड आउट विद इन नवर्स टाइम लोग फाइंड आउट करना चाहिए और उन्हें इमीडिएट अरेस्ट करके कुछ ठीक है क्रिमिनल केस डालना चाहिए। बिल्कुल फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। और धन्यवाद आप तमाम लोगों का। लेकिन इस मामले से जो तमिलनाडु और बिहार के बीच में जो मजदूरों को लेकर वीडियो वायरल हुआ, ये जरूर साफ हो गया है कि सोशल मीडिया पर जो झूठे वीडियोस, फेक वीडियोस आ जाते हैं, उनसे नुकसान कितना हो सकता है। लेकिन सही समय पर जब 2 राज्यों के बीच बातचीत हुई है तो इससे सुलझा भी लिया गया, ये अच्छी बात है।
आज से आश्रम फ्लाईओवर का एक्सटेंशन आम लोगों के लिए खोल दिया गया है और इसकी वजह से आम लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस आश्रम फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। फ्लाईओवर शाम के 5 बजे से आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। इसकी वजह से लोगों को अब जाम से छुटकारा मिलेगा। फ्लाईओवर के शुरू होने से धौला कुआं से लेकर नोएडा तक का सफ़र सिग्नल फ्री हो जाएगा। फ्लाईओवर फिलहाल हल्के वाहनों के लिए खुला गया है और भारी वाहनों की एंट्री इस पर बंद रहेगी। आश्रम फ्लाईओवर पर 2 महीने से ज़्यादा वक्त से काम चल रहा था, जिसके कारण लोगों को बहुत यहाँ पे भारी ट्रैफिक और रोज़ाना जाम का सामना करना पड़ता था। आश्रम चौक पर फिलहाल जाम से दो चार हो रहे लोगों की राह आसान होने वाली है, क्योंकि आश्रम फ्लाईओवर एक्सटेंशन का आज उद्घाटन हो गया है। शाम 5 बजे से यह आम जनता के लिए खोल भी दिया जाएगा और यहाँ पर 1.4 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर एक्सटेंशन का काम जो है वो 2 बार डेडलाइन मिस होने के बाद जो है आखिरकार ये पूरा हो गया। और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यह आश्रम फ्लाईओवर एक्सटेंशन है जो पूरी तरीके से तैयार है और यहाँ पर इसका बजट करीब 164 करोड़ रुपया की लागत से ये बनकर तैयार हुआ है। सबसे अहम बात यह कि साउथ दिल्ली के लोग अगर डीएनडी जाना चाहेंगे तो अब उनको रेड लाइट नहीं मिलेगी। 3 रेड लाइट का पहले सामना करना पड़ता था और घंटों जाम से 2-4 होना पड़ता था, तो अब ये राह जो है वो आसान हो गई। पहले इसको लेकर डेडलाइन 15 फरवरी रखी गई थी, फिर उसको बढ़ाकर 28 फरवरी किया गया और अब आखिरकार 6 मार्च को इसका उद्घाटन हो गया है। तो आप इस तरीके से देखिए किस तरीके से फ्लाईओवर है। आपको नेफेड की बिल्डिंग यहाँ पर दिख रही होगी, जो पुरानी सिंबॉलिक बिल्डिंग है महारानी बाग और आश्रम के आसपास, आप देखिए दूर आपको नजर आ रही होगी। और ये आगे जो रास्ता आप देख रहे हैं नए फ्लाईओवर से पुराने जो फ्लाईओवर है वो पुराना फ्लाईओवर है आश्रम फ्लाईओवर, और इससे इस आश्रम फ्लाईओवर एक्सटेंशन को जोड़ा गया है जो 1.4 किलोमीटर लंबा है। और सीधे तौर पर डीएनडी से यानी नोएडा जाने वाले लोग हो या फिर साउथ दिल्ली की तरफ, साउथ दिल्ली से नोएडा या नोएडा से साउथ दिल्ली, उनकी राह आसान होने वाली है। यानी कुल मिलाकर साउथ दिल्ली के लोगों को भी इससे फायदा होगा, सेंट्रल दिल्ली के लोगों को भी फायदा होगा। तो ये बहुत लंबे समय से जो काम चल रहा था 1 जनवरी से, और यहाँ पर जाम का आलम बहुत आम है जो हमने बहुत लंबे समय से देखा है, तो उसके मद्देनजर जो तैयारी की गई है इसको लेकर इंतजार बहुत लंबे समय से था और अब जाके इंतजार जो है वो खत्म हो गया है। यानी लोग एक तरीके से जिस फ्लाईओवर की बाट जोड़ रहे थे, यानी आश्रम फ्लाईओवर एक्सटेंशन जिससे नोएडा जाने का रास्ता आसान होगा, वो आज से पब्लिक के लिए खुल रहा है। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि सिर्फ लाइट व्हीकल्स ही इस पे अभी जा पाएंगे, क्योंकि आगे हाई टेंशन वायर है जिसको हटाने का काम है और महीने के अंत तक वो पूरा हो पाएगा। और यहाँ पर आप देखिए कि ये आप इस तरीके से ये ट्रैफिक जो है, आपको यहाँ पर किस तरीके का जाम है आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए आप, ये इस तरीके के जाम से 2-4 होना पड़ता है यहाँ पर आश्रम से गुजरने वाले लोगों को। तो आगे की चीज मैं बता रहा था कि यहाँ पर जो है जो हाई टेंशन वायर है उसकी वजह से अभी फिलहाल जो हेवी व्हीकल्स हैं उनको इस रास्ते पर फर्राटा भरने या दौड़ने की अनुमति नहीं है। सिर्फ लाइट व्हीकल्स जो छोटी गाड़ियां हैं सिर्फ वही यहाँ से गुजर पाएंगी और उन लोगों की राह जो मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, जाम से 2-4 हो रहे थे, उनकी राह जो है वो अब आसान होने वाली है। यानी कुल मिलाकर जिसका लंबे समय से इंतजार था, जिस जाम से निजात पाने की एक कोशिश हो रही थी, वो आज से आश्रम चौक पर दूर होने वाली है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्त मंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया है। बजट में युवाओं, किसानों और महिलाओं पर फोकस है। बेरोजगारों को 2500 रुपए भत्ते देने की बात है। क्या ये चुनावी बजट है? भूपेश बघेल से बात की है हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली ने। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल का ये 5वां बजट पेश किया है और इस बजट को भरोसे का बजट कहा गया है। तो हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से। आपने इस बजट को भरोसे का बजट कहा है, तो इसे किस तरीके से जनता भरोसा करे और कि ये वाकई में भरोसे का बजट है? देखिए, किसानों जो वादा हमने किया था 2500 रुपये देंगे, उसमें हम कायम हैं, बल्कि उससे अधिक हमने दिया है, इसलिए भरोसे का बजट है। हमने भूमि उनसे कभी वादा नहीं किया था कि हम आपको भूमि श्रमिक न्याय योजना देंगे, लेकिन 7000 रुपये ग्रामीण श्रमिकों के साथ साथ अब नगर पंचायत के श्रमिकों को भी देंगे, उसका विस्तार हमने किया है। तो इसलिए हम मजदूर का भरोसा हमको मिला है। उसी प्रकार से 74% से अधिक
लघु अनुपज पूरे देश का हम खरीदते हैं और उसका वैल्यू एडिशन करते हैं, और 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से जो तेंदुपत्ता खरीदी शुरू किए हैं उसको लगातार कायम रखे हुए हैं। तो इसलिए ये भरोसे एक बजट है। और जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, आशा वर्कर जिसे हम छत्तीसगढ़ में मितानिन कहते हैं, जो हमारे कोटवार है, हमारे होमगार्ड है, हमारे पटेल, ग्राम के पटेल हैं, सबके मानदेय में वृद्धि की जो मांग कर रहे थे। जो हमारे जो पेंशन जिनको मिल रहा था उसमें हमने वृद्धि की। तो सारे मांग है वो करीब एक साथ हमने पूरा कर दिया। इस कारण से भरोसे एक बजट है। और उसी प्रकार से विकास कार्य में हमने कोई कमी नहीं की। और केवल ये चुनावी बजट नहीं है, इसमें ये सरप्लस बजट है, घाटे का बजट नहीं है। और दूसरी बात यह है केंद्रांश कम है, राज्य का अंश ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक आज 6 मार्च बीत रहा है लेकिन बाजार से हमने ऋण 1 पैसा नहीं लिया है। ये सबसे बड़ी बात। अच्छा, बजट 1,21,501 करोड़ की आय हुई इसमें, और सिर्फ जो है ना 1,21,500 करोड़ व्यय हुआ। ये 1 करोड़ रुपए बचाने का सरप्लस बजट है। 3,500, उसके बाद भी 3,500 करोड़ का सरप्लस बजट है हमारा। अच्छा, इस बजट में अगर देखें तो युवा है, किसान है और महिलाओं को फोकस किया गया, और ये तीनों वर्ग जो है सबसे बड़ा मतदाता होता है। तो क्या लगता है कि अब ये तीनों वर्ग जो है खुश होगा और 2023 में कांग्रेस की सरकार रिपीट कराएगा? बिल्कुल। और इन्हीं के पास ज़्यादा समस्या है, नौजवानों के पास रोजगार की समस्या है। देश में पूरा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि रोजगार ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उपलब्ध करा सकें, इसलिए बेरोजगारी भत्ता भी है। महिलाओं को घर चलाना होता है तो उसके आर्थिक रूप से मजबूत कैसे किया जा सके, तो वो हमारी कोशिश है। तो कोशिश यही है कि घर की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो, और हमने छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत किया है। तो छत्तीसगढ़ के लोगों के घरों की भी अर्थव्यवस्था मजबूत हो, ये हमारी कोशिश है। विपक्ष का एक आरोप है कि कर्मचारियों के लिए कुछ नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ में इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छा प्रावधान इस बजट में नहीं है। तो ये निराशाजनक बजट विपक्ष बता रहा है। कर्मचारियों के लिए तो ओल्ड पेंशन स्कीम पहले ही लागू कर दिया, जबकि 17,000 करोड़ रुपया इन कर्मचारियों की केंद्र सरकार रोके बैठी है। उसके बावजूद भी ओल्ड पेंशन स्कीम हमने लागू कर दिया। तो कर्मचारियों के लिए पहले कर दिया, बजट के पहले ही कर दिया था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं। देखिए, चाहे मोनो मेट्रो रेल की बात हो, चाहे रायपुर में रिवर फ्रंट बनाने की बात हो, चाहे 4 मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो, चाहे ओवरब्रिज बनाने की बात हो, चाहे सड़क चौड़ीकरण की बात हो, और उसमें करीब PWD में करीब 7,500 करोड़ से भी अधिक की राशि की व्यवस्था है। तो नगरीय क्षेत्र में 1,000 करोड़ की हमने व्यवस्था की है। तो पैसे की कमी नहीं आने दे रहे हैं, लगातार विकास के कार्य हम लोग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि ये जो बजट है सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया गया और सभी वर्ग का इस बजट के जरिए विकास सुनिश्चित होगा। रायपुर से जुल्फिकार अली, NDTV इंडिया के लिए। ये थी भूपेश बघेल से खास बातचीत, और भूपेश बघेल ने अपने इस टर्म का आखिरी बजट पेश किया है। 5 की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।